नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही जहां लखनऊ में उत्तर जोन का क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और साथ ही दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कृषि मंत्री, अधिकारी, वैज्ञानिक, एफपीओ और किसान शामिल हुए। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दलहन तिलहन मिशन, बागवानी और डिजिटल कृषि जैसे विषयों पर चर्चाएं हुई। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की बात कही। वहीं सीएम योगी ने बताया कि यूपी में गेहूं, चावल और आलू का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। वहीं उर्वरक उपभोक्ता, आपको बता दें, उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने पर भी विचार इस दौरान किया गया। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि भारत सरकार की पहल का परिणाम, जब मुझे अलग अलग जनपदों के खेतों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने देखा कैसे जिन क्षेत्रों में पहले लोग एक फसल लेते थे, वर्ष में एक फसल, वहां पे 3-3 फसल अब ली जा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो अत्यंत उर्वरा भूमि है। हमारी 85 से 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है। बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम 10 से 12 घंटे खेतों में किसानों को बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। ये सभी स्थितियां होने के कारण बेहतरीन अवसर हैं। लेकिन पहले कोई किसान को जोड़ने के लिए तैयार नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। परिणाम क्या होता था? वह भी अपने अनुसार चलता था। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिले। मैंने देखा है कि कई लाख हेक्टेयर खेती में एक नई फसल लोगों ने लेनी प्रारंभ की, तीसरी फसल लेनी प्रारंभ की। जब मैं उन क्षेत्रों में गया, मैंने कहा पर एकड़ क्या आपका, कितना आप इसमें मुनाफा कमा रहे हैं? मैं कानपुर देहात में, औरैया में, इटावा में, मैनपुरी में, हरदोई में, एटा में, इन सभी जनपदों में जब मैं गया, मैं पौचक था सुनकर के, लोगों के मुंह से, किसानों के मुंह से सुनकर के। वे किसान मुझे बोलते थे कि साहब हमारी 2 फसल, तो कोई बोलता था 1 फसल हम लोग लेते थे, लेकिन अब हम लोग 3-3 फसल ले रहे हैं। और जिस फसल को आप देखने के लिए आए हैं, यही महीना था, मई जून का महीना। उन्होंने कहा इस समय हमारी मक्का तैयार हो गई है, पर एकड़ 1 लाख रुपए का मुनाफा हम इसके माध्यम से कमा रहे हैं। ये उन क्षेत्रों में मैंने देखा है जो अतिरिक्त इनकम अन्नदाता किसान की थी। यह अन्नदाता किसान की अतिरिक्त इनकम, हमने उसको सीड उपलब्ध करवाए, हमने उसको जानकारी दी, हमने उसके लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए। परिणाम है कि आज उसको अच्छा दाम मिल रहा है, अच्छा कर रहा है। उसको विश्वास है कि हां, मैं थोड़ी पहल करूंगा तो उसके परिणाम मेरे सामने आएंगे। और आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश ने उन क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। और मैं आज कह सकता हूं कि गेहूं उत्पादन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर, हम अकेले उत्तर प्रदेश में 425 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर कर रहे हैं। चावल उत्पादन 211 लाख मीट्रिक टन देश के अंदर, यूपी के अंदर हो रहा है। आलू उत्पादन 245 लाख मीट्रिक टन यूपी के अंदर अकेले हो रहा है। और तिलहन के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने लगभग 48 लाख मीट्रिक टन आज के दिन पे तिलहन का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से सब्जी उत्पादन और अलसी, जौ, बाजरा, ये सभी के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश ने एक अच्छी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं
इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए स्वीकृत किया है और वह भी अब प्रारंभ होने वाला है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये पूरा क्षेत्र हमारा जो सेंट्रल यूपी का है, आलू उत्पादन के लिए जाना जाता था। यानी 2 फसल के साथ आलू का उत्पादन भी वहां पर किसान करता है और बहुत अच्छा उत्पादन करता है। लेकिन वैल्यू एडिशन के साथ हम उसको जोड़ सकें, डिमांड के अनुसार उस मांग की आपूर्ति में हमारा अन्नदाता किसान सहभागी बन सके, यह एक प्रयास वहां पर प्रारंभ हुआ है। और मेरा मानना है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आने के बाद अनेक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट अब सेंट्रल यूपी के अलग अलग जनपदों में आनी प्रारंभ हुई है। हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान माननीय योगी जी पिछले साल चलाया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो हमारे वैज्ञानिकों की फौज, हमने कहा ये लैब में बैठ के क्या करोगे भाई, लैब में आप रिसर्च करो, उसकी जरूरत है, लेकिन केवल लैब में रिसर्च नहीं रह जाए, उस रिसर्च को लैब से लैंड तक पहुंचाना पड़ेगा, किसान तक पहुंचाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसलिए हमने कहा निकलो और गांव-गांव जाओ, गांव में चौपाल लगाओ, 100, 200, 250 किसान आए, यहाँ वैज्ञानिक बैठे, किसान बैठे, उनको नए रिसर्च के बारे में बताओ। और किसान की अगर जिज्ञासा है तो किसान पूछे, उसकी जिज्ञासा का समाधान करो। ये ज्ञान सीधे खेत तक पहुंचना चाहिए, किसान तक पहुंचना चाहिए। तो व्यापक अभियान चला, 60,000 गांव में हम लगभग गए और 60,000 गांव में बड़ी संख्या में किसानों से बात हुई। फिर हमारे दिमाग में आया कि अलग अलग राज्य की अलग अलग तो वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महिला पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और महिला सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में लाभ लेने के लिए अनावश्यक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सहयोग करने वालों को पूरा सम्मान और क्रेडिट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 40,000 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। पूरी तैयारी को लेकर संगठन सक्रिय है और कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, 17 अप्रैल को जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना चेहरा उजागर किया है, जो नारी शक्ति बंधन बिल का विरोध किया है, और उसमें केवल बिल का विरोध नहीं किया बल्कि देश के आधे आबादी का उन्होंने विरोध किया है, उसको लेकर के पूरे देश में व्यापक आक्रोश है महिलाओं के अंदर। और आपने देखा होगा कि जगह जगह महिलाएं अपने हिसाब से भी कार्यक्रम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से उसका सहयोग करेगी, क्योंकि ये जनहित का, ये महिलाओं के सम्मान का विषय था। और उसी कार्यक्रम को लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी का, अभी चूंकि चुनाव सब जगह चल रहा था तो पहली उनका आगमन हो रहा है, उस बिल के बाद से एक महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उसी की तैयारी संबंधित हम सब यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। देखिए, महिला सम्मेलन है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें केवल महिला ही रहें, महिला ही हमारी संचालन करें, पूर्ण रूप से वो महिला सम्मेलन के रूप में ही। देखिए, लक्ष्य तो हम लोग रखे हैं कि 40 से 50,000 महिलाओं को हम लोग लेकर के आए। सबसे निवेदन हो रहा है, सबसे बात हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि 40 से 50,000। देखो, ये विपक्ष द्वारा और सबके द्वारा ये मन में जो एक व्यथा है ना, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में भी कहा था कि उस समय भी लोगों ने आरोप लगाया कि 2027 और 29 के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। 2023 में जब इस बिल को पारित किया गया था तो सभी दल ने सहयोग किया था, उसका लाभ सबको मिला था। और इसमें भी अगर सभी लोग मिलकर के सहयोग करते, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हम सरकारी विज्ञापन में भी आप लोग को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आप सभी लोगों ने महिला बिल का समर्थन किया है। तो इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, ये महिलाओं को सम्मान देने का विषय है। तो वहीं बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण बिल समेत कई मुद्दों पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करे। केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता विकास और सुशासन के पक्ष में है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान राजनीतिक माहौल
माहौल गरमाया रहा और उनके बयान को आगामी चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी जब प्रत्याशी बन करके महिलाओं से वोट मांगने किए जाएंगे तो महिलाएं उनको दौड़ाएंगी। अब पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया और श्री अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो दिल्ली प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था तो आम आदमी पार्टी का समर्थन किए और वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बिहार में जाकर के आरजेडी का समर्थन किया, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चारों खाने जीत हो गया। इन्होंने टीएमसी का समर्थन किया है। अब टीएमसी भी विदाई की बेला में 4 मई को जो वोटों की गिनती होगी तब वही हस्र टीएमसी का भी होगा, जो हस्र आम आदमी पार्टी का हुआ, जो आरजेडी का हुआ, वही टीएमसी का होने वाला है। और 2027 में उससे भी बुरा हस्र समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का होगा। जो कहे मैं तो कह रहा हूँ, इसका इंतजार करें। कहीं 4 तारीख को भाग नहीं जाएंगे जब वोटों की गिनती हो, तब भी मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे, तो कहेंगे कि हाँ ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन जय मां अम्बे, जय मां काली, घुसपैठियों करो पश्चिम बंगाल खाली का नारा बंगाल का एक नागरिक है। जो हमारी पार्टी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए संकल्पबद्ध है और जहां पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर आएगा, भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। तो वहीं मैनपुरी पश्चिमी सपा सांसद डिंपल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। डिंपल यादव ने बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, पिछड़ों पर अत्याचार और शिक्षकों के आंदोलन जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता का रुझान ममता बनर्जी के पक्ष में है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता अब चेहरों से नहीं, काम और मुद्दों से फैसला करेगी। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा फैसला, 30 दिन तक नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन, 1 किलोवाट तक उपभोक्ताओं को राहत। तो वहीं आपको बता दें, बैलेंस नेगेटिव होने पर भी सप्लाई जारी रहेगी। 200 रुपए तक माइनस बिल पर नहीं होगी कटौती। तो वहीं आपको बता दें, लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। नए निर्देशों के अनुसार 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन अब 30 दिन तक नहीं काटा जाएगा, भले ही उनका बैलेंस नेगेटिव हो। 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा और 200 रुपए तक माइनस बिल होने पर भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को कम से कम 5 SMS भेजना अनिवार्य होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए ये कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में सर्वोपरि है और साथ ही उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में अग्रणी राज्य बन रहा है। तो वहीं बलिया के बांसडीह में छात्रा दिव्या वर्मा ने हाई स्कूल परीक्षा में 94.83% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। दिव्या की इस शानदार सफलता से स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। स्कूल परिसर में शिक्षकों और परिजनों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाइयां दी। दिव्या ने बताया कि उन्होंने नियमित रूप से करीब 5 घंटे पढ़ाई की और मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया। उनका सपना आगे चलकर यूपीएससी परीक्षा पास कर सिविल सेवा में जाने का है। क्या नाम है आपका? दिव्या वर्मा। प्लीज बोलिए। दिव्या वर्मा। किस विद्यालय में आप पढ़ती हैं? अंकुर पब्लिक इंटर कॉलेज बांसडीह बलिया। यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है, आपका रैंक क्या है, कितने नंबर है और जिले में क्या स्थान है? जिले में मेरा स्थान 2nd रैंक है और मेरा पूरा नंबर 569 है। परसेंटेज कितना है? 94.83%। कितने घंटे आप पठन पाठन करते थे बेटा? स्कूल के साथ मेरे 5 घंटे लमसम हो जाते थे।
तो वहीं बाराबंकी में यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिले के टॉप स्थानों पर ज्यादातर छात्र छात्राएं प्राइवेट स्कूलों से रहे, जबकि सरकारी स्कूल पीछे नजर आए। वहीं करोड़ों रुपए खर्च करने और बेटी पढ़ाओ स्कूल चलो जैसे अभियानों के बावजूद सरकारी विद्यालय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे। इससे शिक्षा विभाग और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब योजनाएं और संसाधन उपलब्ध हैं तो सरकारी स्कूलों से टॉपर क्यों नहीं निकल रहे। बाराबंकी की ये स्थिति पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस चुनौती को कैसे दूर करती है। ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत मैंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि सामान्य ज्ञान की बातें आप भी जानते हो कि कोई चीज रोज रटाई जाए वो हमको याद रहती है, लेकिन हमेशा किसी एक नाम को याद कराने पे फोकस रहता नहीं। हाँ, बच्चे को संख्याओं का ज्ञान ना हो, बच्चा पढ़ ना पाता हो, का नाम भी नहीं बच्चा लिख ना पाता हो, जिले का और विद्यालय का नाम भी बताने में असमर्थ। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। कभी कभी बच्चे कम विद्यालय आते हैं। गुरु जो है, अगर गुरु शिक्षा के गुरु की भांति जो है तो वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आया। किसान नौजवान संगठन के बैनर तले पहुंचे किसानों ने खरीद व्यवस्था में अनियमितताओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि केंद्र पर छापा, पेयजल और बोरी जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं है, जिससे उन्हें भारी परेशानियां हो रही। विरोध जताने के लिए किसानों ने एक दूसरे को छाते बांटकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। संगठन के नेता संदीप मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टर में बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं केंद्र प्रभारी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि किसानों की अधिक भीड़ के कारण खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। तो वहीं आगरा के जलकल विभाग के में भ्रष्टाचार के आपको बता दें गंभीर आरोपों के बाद बड़ी कार्यवाही करते हुए महाप्रबंधक अरविंद कुमार राजपूत को निलंबित कर दिया गया है। उन पर पाइपलाइन खरीद और बिछाने के कार्य में करोड़ों रुपए की अनियमितताओं का आरोप है। बताया जा रहा है कि चमरौली क्षेत्र में पाइपलाइन परियोजना के दौरान फर्जी बिल और दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थी। मामला सामने आने पर नगर आयुक्त अंकित अग्रवाल ने जांच कराई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोपी सही पाए गए। वहीं आपको बता दें इसके बाद शासन ने सख्त कदम उठाते हुए निलंबन की कार्यवाही की। इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप मचा है और जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अब अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी नजर बनी हुई है। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहीं न कहीं आगरा के जलकल विभाग पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि आगरा के जलकल विभाग में तैनात महाप्रबंधक पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि शासन ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पाइपलाइन घोटाले के मामले में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि करोड़ों का घोटाला यह बताया जा रहा है, जिसके चलते नगर आयुक्त ने एक रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके बाद शासन ने जांच के बाद आगरा के जल प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद जलकल विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। तो वहीं बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के गांव जमालपुर मीमला स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सामने आए मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर RNTV नेशनल ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसका बड़ा असर देखने को मिला। आरोप है कि स्कूल इंचार्ज सौरभ कुमार द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई, जिससे डरे हुए बच्चे स्कूल आना बंद कर चुके थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि स्कूल पूरी तरह खाली मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्यालय में 8 शिक्षक तैनात है, बावजूद इसके एक भी छात्र पढ़ने नहीं पहुंचा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। सूचना मिली थी कि बच्चे एक अध्यापक विशेष के द्वारा उनके साथ कुछ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इसके संबंध में हमने जिले विकास समिति भी बना दी थी।
तो आज जांच टीम भी आई है, मैं भी आया हूँ। तो सभी गार्जियंस को आज मैंने बुलाया है, ग्राम प्रधान को बुलाया है और हमारे हेडमास्टर भी यहाँ उपस्थित थे, तो सभी को समझा दिया गया है। कल से ग्राम प्रधान ने और गार्जियन ने कहा है कि कल से सभी बच्चे उपस्थित होंगे और पठन पाठन का माहौल जो है हम यही सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं अच्छा हो और बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स है उन पर ध्यान दिया जाए और अब इस तरीके की कोई भी समस्या यहाँ पर। तो वहीं लखीमपुर खीरी के अमरपुर गांव में भीषण आग लग गई और आग देखते ही देखते विकराल रूप में बदल गई, जिससे करीब 66 घर जलकर राख हो गए। 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए। तेज हवाओं के कारण ग्रामीण को सामान बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। इस हादसे में पशुओं का भी नुकसान हुआ है, जबकि कुछ लोग झुलसकर घायल हुए। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और विधायक अमन गिरी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। गांव में राहत और पुनर्वास कार्य लगातार जारी है। तो वहीं महाराजगंज पुलिस और साइबर टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। संयुक्त कार्यवाही में साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आपको बता दें जालसाजों को, नाबालिग को गिरफ्तार और आपको बता दें एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लोगों को पैसे डबल और ट्रिपल करने का लालच देकर ठगी करता था। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उनसे रकम लेकर फरार हो जाते थे। साइबर टीम ने तकनीकी निगरानी और ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई और उन्हें धर दबोचा। आज महाराजगंज पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक साइबर अपराध करने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में संरक्षण में लिया गया है। इन गैंग के मुख्य सरगना का नाम रवि प्रताप सिंह है। इन लोगों ने आगरा में एक व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड किया था। इनका मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह था कि ये लोग टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाते थे और ग्रुप बनाने के बाद पैसे दोगुने और तिगुने करने के नाम पे पैसे लेते थे। इन लोगों ने विक्टिम से लगभग 3,25,000 रुपए लिए और उस पैसे को दुगना तिगुना करने के लिए इन लोगों ने पेमेंट लिया। इसमें जो मुख्य सरगना है, इसका नाम रवि प्रताप सिंह है। वह खाते कलेक्ट करता था और आगे खातों को सप्लाई करता था। और जो अन्य लोग हैं, जिसमें से 4 अभियुक्त और 5वां जो नाबालिग है जिसको संरक्षण में लिया गया, ये लोग खाते प्रोवाइड करते थे। इनके पास से हमको मनी ट्रेल्स और ट्रांजैक्शंस मिले हैं और ये लोग उन खातों में पैसा लेकर शॉप्स में जाकर उसमें 2 से 2.5% के कमीशन पर ये लोग कैश में उसे कन्वर्ट कर लेते थे और इस कमीशन के बेसिस पे ये लोग अपना अकाउंट नंबर को कॉम्प्रोमाइज करा देते थे। इसमें 4 लोग की और भी हम लोगों ने जांच में 4 लोग और भी आए हैं जिनको ये लोग फॉरवर्ड लिंकेजेस है, यानी वहां उन लोगों को ये लोग खाते प्रोवाइड कराया करते थे और भविष्य में आपको उनकी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। ये हम लोगों ने जो पूरी एनालिसिस करी है, जो प्रतिबिंब पोर्टल है और हॉटस्पॉट एनालिसिस करके और जहां जहां इस तरह के जो म्यूल खाते जो लोग खुलवाते हैं उनके डेटा को कलेक्ट करके हम लोगों ने इसकी एनालिसिस करी है। और लगातार आपने कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की कार्रवाई देखी थी, जिसमें हम लोगों ने म्यूल खाते और प्रतिबिंब पोर्टल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अभियुक्तों को पकड़ा था। उसी क्रम में आज ये 5 अभियुक्त और एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। आपको भविष्य में भी इस तरह के प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसमें इनके पास से हमें कई सारे। तो वहीं ललितपुर में अवैध खनन रोकने गए खनन इंस्पेक्टर संदीप कुमार पर हमला और मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर टीम के साथ कार्यवाही करने पहुंचे थे, तभी खनन माफियाओं ने हमला कर डंपर और जेसीबी छुड़ाकर ले गए। इस मामले में 4 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप भी सामने आए। पुलिस अब मोबाइल की सीडीआर और आपको बता दें व्हाट्सएप कॉल डिटेल के जरिए पूरे मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच के बाद अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों और अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। मुझे 2-3 दिन पहले सूचना मिली थी अवैध खनन की, जिसको लेकर मैं जांच करने गया था। तो रात्रि में एक मशीन और 2-3 डंपर चल रही थी वहाँ पे, तो मैं जाते के साथ मशीन भाग गई और एक डंपर को पकड़ा। डंपर को पकड़ते के साथ जैसे उसे कोतवाली लाने की कोशिश कर रहा था थाने की ओर, तो बीच में 10-12 लोग खदान पे ही घेर लिए
और गाली गलौज करते हुए पत्थर उठा के मारे और हमारे सामने डंपर छीन के ले गया हमारे पास दबंगई पूर्वक। क्या जान से मारने का प्रयास भी किया गया है? डंपर बिल्कुल, पत्थर उठा के बेधड़क मारा गया। जिससे हमारा फोन भी गिर गया नीचे, हाथ में चोट आई और ड्राइवर को चोट लगा। जो खनन माफिया थी किस फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।